स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। दिन भर की अहम खबरें आपको दिखाएंगे और साथ ही उन खबरों के मायने भी समझाएंगे इस बुलेटिन में। सबसे पहले वो खबर जो हैरान करने वाली है। सवाल करती है पुलिस से, जिनकी लापरवाही की वजह से एक लाडली को धर्मांतरण का दंश झेलना पड़ा। पूरा मामला क्या है देखिए, फिर खबर तो समझिए। मां, बाप, भाई, भाभी सब देखते रह गए और उनकी आंखों के सामने घर की चहेती लाडली को पप्पू खान नाम का एक गुंडा बंदूक की नोक पर उठा ले गया। फिर पता चला कि 14 साल की बेटी का जबरन धर्मांतरण कराकर मस्जिद में निकाह करा दिया गया। 23 तारीख को ही हुआ कि आया लेकर लड़की वही चला गया। वही आवाज इस तरह देखा के गोली चार्ज कर दिया कि से एकदम सब शांति रहे, उन्हें सबका हम जान मार देंगे। तो हम लड़की टान के हम ले जा रहे हैं, ज्यादा नहीं कोई बकवास कर सकते हो। लेके चले गए, हम लोग घर पकड़ लिया। भाई गोली बंदूक चलने लग, क्या करते। उस दिन जब लेकर लड़की को लेकर गया था तो आप यहीं थी, तो क्या हुआ था आपके साथ? हमको गोली गिराया वही और लड़की घींच के ले चला गया, हमको ढकल दिया। देखिए हमारा पट्टी बना हुआ है, ढकल दिया, पसली टूट गया मेरा। दिल दहलाने वाली ये घटना जमुई के चंद्रदीप थाना इलाके के दीननगर की है। वारदात 23 मई की है, मगर यहां बेटी को अगवा कर जबरन धर्मांतरण कराने वाले उन गुंडों का खौफ ऐसा है कि घर वाले 10 दिन बाद किसी तरह पुलिस में जाने की हिम्मत जुटा पाए। जमुई जिले के चंद्रदीप थाना इलाके के दीननगर गांव के जो दलित परिवार के लोग हैं वो परेशान हैं और सबसे बड़ी बात है कि वो लोग सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। इन लोगों का ये कहना है कि नाबालिग बेटी को जबरन अगवा कर उसका निकाह कराया गया है और उसका धर्म परिवर्तन भी कराया गया है। ऐसे में ये लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि हम लोग पुलिस के पास देरी से इसलिए पहुँचे कि जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनकी संख्या ज़्यादा है और उनका खौफ है और जान से मारने की धमकी जो दी गई थी, इस कारण वे लोग देरी से पहुँचे थे। इन लोगों का मांग है कि इस पर कार्रवाई हो और साथ ही इन लोगों का ये कहना है कि हम लोगों की आबादी यहाँ पर बहुत कम है, मुश्किल से 4-5 घर ही हैं। ऐसे में हम लोगों को सुरक्षा की मांग है। दलित परिवार के लोग यहाँ जो रहते हैं दीननगर गाँव में, उनका कहना है कि यहाँ हमें सुरक्षा दिया जाए, नहीं तो आने वाले दिनों में इस तरह की और घटनाएं हो सकती है। एक बेटी के अगवा, धर्मांतरण और जबरन निकाह की इस वारदात से इस दलित बस्ती के लोगों में खौफ है। उन्हें जान के साथ बहु बेटियों की हिफाजत की चिंता खाई जा रही है। हालांकि मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने लड़की को बरामद कर लिया है, मगर सवाल है कि इतने बड़े मामले पर 11 दिन बाद भी हर तरफ खामोशी क्यों है। केसी कुंदन, न्यूज़ 18, जमुई। और अब खबर तो समझिए। धर्मांतरण का मतलब होता है धर्म परिवर्तन। जमुई में 14 साल की दलित लड़की का जबरन धर्मांतरण कराया गया। जिस इलाके में लड़की का धर्मांतरण हुआ वहां मुस्लिमों की आबादी ज्यादा है। आबादी ज्यादा होने की वजह से मुस्लिम दबंगई करते हैं। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने लड़की को बरामद कर लिया है, लेकिन आरोपी पप्पू खान को पुलिस अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। दलित बेटी के धर्मांतरण पर सवाल है, चुप्पी क्यों? कुछ दिन पहले पूर्णिया में भी मुस्लिम समुदाय की दबंगई सामने आई थी। मुस्लिम समुदाय ने दलितों की बस्ती में आग लगा दी थी। उस वक्त भी सियासत के जो रहनुमा हैं उन्होंने चुप्पी साध ली थी और इस घटना पर भी चुप्पी साध ली है। आगे बढ़ते हैं। बिहार में एक बयान से सियासी की सरगर्मी तेज हो गई है, क्योंकि वो विवादित बयान बीजेपी एमएलसी की ओर से आया है, जिसके बाद बीजेपी ने अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए टुन्ना पांडे को नोटिस जारी कर दिया है। मतलब बीजेपी ने भी बयान देने वाले टुन्ना पांडे के खिलाफ सख्त इशारा कर दिया है। अगर परिस्थितियों के मुख्यमंत्री नहीं रहते तो पिछले बार 2 नंबर की पार्टी थे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। इस बार 3 नंबर के पार्टी हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। बगावती लहजे में नीतीश कुमार के खिलाफ टुन्ना पांडे का ये बयान अब उन पर भारी पड़ने वाला है, क्योंकि नीतीश कुमार के खिलाफ इस बयान के बाद सहयोगी बीजेपी की अनुशासन समिति ने कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी एनडीए के बिहार के सम्मानित नेता हैं और हम सभी के मुख्यमंत्री हैं, और श्री टुन्ना पांडे जी पर भारतीय जनता पार्टी अनुशासन समिति ने संज्ञान लिया है और उचित समय पर उन पर उचित कार्रवाई करेगी।
बीजेपी ने टुन्ना पांडे के खिलाफ नोटिस जारी कर दिया है। टुन्ना पांडे के बयान के बाद जेडीयू ने भी तेवर तल्ख कर लिया है। संजय सिंह ने तो यहाँ तक कह दिया है कि नीतीश कुमार पर उठने वाली उंगली ही काट ली जाएगी। टुन्ना पांडे जी तो एक्सीडेंटल एमएलसी बने, तो शराब व्यवसायी थे, तो शराब बंद है, पहले उंगली जो उठाएगा उसका उंगली काट लिया जाएगा, वो भी हमारे नेता नीतीश कुमार जी के ऊपर। हम लोग बोलते नहीं, हम लोग के पास भी जुबान है, कोई गूंगा नहीं है। लंबे अरसे से नीतीश कुमार बीजेपी के सहयोगी रहे हैं। चुनाव के पहले ही नीतीश कुमार को बीजेपी ने नेता घोषित कर दिया था। ऐसे में टुन्ना पांडे जैसे लोगों के बयान से बीजेपी जेडीयू की जोड़ी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। न्यूज 18 के लिए सिवान से मृत्युंजय कुमार के साथ पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और खबर तो समझिए, 20 साल से बिहार में नीतीश कुमार का दबदबा है और नीतीश कुमार का सुशासन उनकी यूएसपी है। 2020 के चुनाव में जेडीयू को कम सीटें जरूर आई, लेकिन बीजेपी ने पहले ही नीतीश को बतौर नेता घोषणा कर दिया था। चुनाव बाद भी बीजेपी ने अपने वादे को निभाया। कम सीट होने के बावजूद नीतीश कुमार ही सीएम बने। बीजेपी एमएलसी टुन्ना पांडे को नोटिस देकर बीजेपी ने इशारा कर दिया है, और इशारा यह कर दिया है कि नीतीश कुमार के खिलाफ किसी भी तरह के बयान को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बीजेपी ने टुन्ना पांडे को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। बावजूद इसके टुन्ना पांडे ने शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा से मुलाकात की। मतलब टुन्ना पांडे ने बीजेपी की नोटिस को गंभीरता से नहीं लिया। टुन्ना पांडे ने नीतीश कुमार को लेकर तकरीबन वैसा ही बयान दिया जैसा कि पहले शहाबुद्दीन दे चुके थे। टुन्ना पांडे शहाबुद्दीन की मौत के बाद लगातार सिस्टम और सरकार पर सवाल उठाते रहे हैं। ऐसे में ये तस्वीर बहुत कुछ बयां कर रही है। ऐसा लगता है कि बीजेपी एमएलसी टुन्ना पांडे कुछ अलग खिचड़ी पकाने में जुटे हैं। वो अनुशासनहीनता को लेकर बीजेपी के नोटिस से बेपरवाह दिख रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए। अब से कुछ देर पहले टुन्ना पांडे दिवंगत सांसद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा से मिले। ये उसी मुलाकात की तस्वीरें हैं। गौर करने वाली बात यह कि टुन्ना ने नीतीश के खिलाफ शहाबुद्दीन का बयान ही दोहराया था, जिस पर बीजेपी ने उन्हें नोटिस दिया है। लेकिन जवाब देने से पहले टुन्ना ओसामा से मिलने पहुंचे तो नए सवाल खड़े होने लगे। तो ये तस्वीर देखिए, और ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है। क्या टुन्ना पांडे जानबूझकर इस तरह के बयान दे रहे हैं कि वो आरजेडी में अपनी जगह तलाशने की कोशिशों में जुटे हुए हैं? पहले नीतीश कुमार के खिलाफ बयान, और अब बीजेपी ने जब नोटिस जारी किया उसके बावजूद देखिए कितनी सहजता के साथ, और दोनों ऐसा लग रहा है कि इससे पहले भी कई बार मिलते रहे हैं, एक दूसरे से हालचाल लेते रहे हैं, और सब कुछ ये खिचड़ी बहुत पहले से पक रही हो ऐसा लग रहा है। और वो खिचड़ी अब पक चुकी है, जिसका परिणाम है कि टुन्ना पांडे अब नीतीश कुमार के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं और बीजेपी के नोटिस को भी गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। तो क्या टुन्ना पांडे आरजेडी में अपना घर तलाश रहे हैं? क्योंकि उनका भाई बच्चा पांडे आरजेडी से विधायक है, बड़हरिया से इस बार विधायक है, और उनके पक्ष में खुलकर टुन्ना पांडे ने प्रचार भी किया था। आगे बढ़ते हैं। फर्टिलाइजर घोटाला मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। आरजेडी से राज्यसभा सांसद अमरिंदरधारी सिंह को दिल्ली से गिरफ्तारी की गई है। कोर्ट ने एडी सिंह को 10 दिनों के लिए ईडी की कस्टडी में भेज दिया है। आरजेडी कोटे से राज्यसभा सांसद अमरिंदरधारी सिंह को ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। फर्टिलाइजर घोटाला मामले में ईडी की टीम ने ये कार्रवाई की है। दरअसल सीबीआई ने इफ्को के पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ के खिलाफ भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में एक एफआईआर दर्ज करके 12 ठिकानों पर छापेमारी की थी। एफआईआर में दुबई की कंपनी और उससे जुड़े लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया था, जिसमें अमरिंदरधारी सिंह का नाम भी शामिल था। उस समय एडी सिंह दुबई के फर्टिलाइजर कंपनी मेसर्स ज्योति ट्रेडिंग कॉरपोरेशन में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के पद पर कार्यरत थे। इफ्को और इंडियन पोटाश लिमिटेड कंपनी के खिलाफ शिकायत मिली थी कि ये कंपनियां सब्सिडी के नाम पर भारत सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगा रही थी। इसी मामले को आधार बनाते हुए ईडी ने ये केस टेक ओवर किया और आगे इस मामले में कार्रवाई हो रही है। इधर एडी सिंह की गिरफ्तारी के बहाने एनडीए नेताओं ने आरजेडी पर तंज कसा है। बड़े थैलीशाह चाहिए, बड़े आपराधिक तत्व, संगीन अपराधों में लिप्त लोगों की बहुतायत आरजेडी में है, और निश्चित तौर पर जो ये कार्रवाई हुई है उनके सांसद के खिलाफ, ये पहले से चले आ रहे मामले हैं। अगर फर्टिलाइजर स्कैम
हो ही गया तो कौन सी बड़ी बात है। यहां तो चारा घोटाला, IRCTC घोटाला, अलकतरा घोटाला, उसके सामने ये कोई बड़ी बात नहीं। तो एडी सिंह की गिरफ्तारी पर एनडीए नेताओं के तंज पर आरजेडी और कांग्रेस ने पलटवार किया है। ईडी, आईडी, सीबीआई के माध्यम से जिस तरह से केंद्र सरकार इसका दुरुपयोग करती है, ये भी मामला प्रकाश में समय समय पर आते रहा है। अब इस मामले में भी ये हो सकता है, किन कारणों से हुआ है इसकी जब तक पूरी जानकारी नहीं होती तब तक इस पर कुछ भी बोलना ठीक नहीं है। राजद के माननीय सांसद एडी सिंह जी को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। मैं सरकार को यह बता देना चाहता हूं कि उनके इन कुकृत्यों से न तो विपक्ष डरेगा न रुकेगा। पहली बार राज्यसभा पहुंचे एडी सिंह लालू परिवार के काफी करीबी माने जाते हैं। पटना के बिक्रम के रहने वाले एडी सिंह बड़े कारोबारी के साथ बड़े जमींदार भी हैं। रियल एस्टेट के साथ 13 देशों में उनका फर्टिलाइजर और केमिकल का कारोबार है। गिरफ्तारी के बाद एडी सिंह की मेडिकल जांच करवाई गई, जिसके बाद दिल्ली के ईडी ऑफिस में उनसे पूछताछ भी की गई है। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से संवाददाता शंकर आनंद के साथ पटना से रवि एस नारायण और साकेत कुमार की रिपोर्ट। और अब खबर तो समझिए। दरअसल सीबीआई ने अपनी प्राथमिकी में आरोप लगाया है कि खादों की खरीद बिक्री में कमीशन खोरी चली है। दरअसल कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए सरकार सब्सिडी देती है। सीबीआई का आरोप है कि 2007 से 2014 के बीच ऊंची सब्सिडी हासिल करने के लिए पूरा घालमेल किया गया। मामला इफ्को और इंडिया पोटाश लिमिटेड यानी IPL से जुड़े एक कथित उर्वरक घोटाले से संबंधित है, जिसमें सीबीआई ने पिछले महीने भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया था। सांसद एडी सिंह को इस मामले में शामिल एक फर्म का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बताया जा रहा है, जिसकी पहचान ज्योति ट्रेडिंग कॉरपोरेशन के रूप में हुई है। एडी सिंह 90 के दशक से उर्वरकों के निर्यात और आयात में शामिल हैं। एडी सिंह के पास काफी मात्रा में जमीन है। एडी सिंह का 13 देशों में फर्टिलाइजर और केमिकल का कारोबार है। फिलहाल एडी सिंह को 10 दिनों के लिए ईडी की कस्टडी में भेज दिया गया है, लेकिन इस पर सियासत भी तेज हो गई है। बिहार में सभी लोगों का वैक्सीनेशन हो, इसके लिए आज सरकार ने बहुत बड़ी पहल की। 121 टीका एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर राज्य के 38 जिलों में रवाना किया गया। अब गांव के साथ साथ सरकार ने शहरी क्षेत्रों में भी टीकाकरण का माइक्रो प्लान तैयार किया है। और इस तरह से हरी झंडी दिखाकर 121 टीका एक्सप्रेस को बिहार के 38 जिलों के लिए रवाना कर दिया गया। 121 टीका एक्सप्रेस राज्य के लगभग 88 लाख लोगों का टीकाकरण करेंगे। टीका अवश्य लगवाइए। टीका एक्सप्रेस के जरिए ग्रामीण इलाकों के बाद अब बिहार के शहरी इलाकों में भी रहने वाले लोगों के घरों के पास वैक्सीन की सुविधा उपलब्ध होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 121 टीका एक्सप्रेस गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस पहल के जरिए गांव ही नहीं 1437 शहरी वार्ड को कवर किया जाएगा। गांव में इसके माध्यम से लोगों का टीकाकरण किया जा रहा था, लेकिन अब शहरी इलाके में तो कुछ जरूरी है। अब सिर्फ यही नहीं है कि कुछ जगह जो निर्धारित है वहीं पर सब लोग जा करके अपना टीकाकरण करा लेंगे। इसको देखते हुए लगा सब लोग नहीं पा रहे हैं, इसलिए ये जो निर्णय लिया गया ये बहुत अच्छा है कि टीका एक्सप्रेस के माध्यम से जगह जगह जाकर जो लोग भी टीका लेने से अभी तक वंचित है उन सबों का टीकाकरण कराया जाएगा। दरअसल बिहार सरकार का लक्ष्य है कि साल के अंत तक वैसे सभी लोगों को टीका दे दिया जाएगा जो तय मानकों के हिसाब से टीका लेने लायक हैं। मतलब 18 से अधिक की उम्र के सभी लोगों को वैक्सीनेट कर दिया जाएगा। हमारा लक्ष्य है कि इस साल के अंत तक राज्य के सभी लोगों को, वांछित लोगों को जिनको टीका देना है वैसे सभी लोगों को टीका दे दिया जाए। इस लक्ष्य के साथ स्वास्थ्य विभाग काम कर रहा है। कोविड-19 टीकाकरण के लिए शहरी क्षेत्रों में माइक्रो प्लान तैयार किया गया है। टीका एक्सप्रेस द्वारा लाभार्थियों को उनके मोहल्ला या वार्ड के पास ही टीकाकरण की सुविधा उपलब्ध कराया जाएगा। जिस तरह से लोग मतदान के लिए बूथ तक आते हैं, ऐसे ही कोरोना का टीका लेने के लिए लोग केंद्र तक पहुंचेंगे। जाहिर है कोरोना से जंग में बिहार सरकार की बड़ी पहल है, जिसका फायदा पूरे बिहार को मिलेगा।
पटना से न्यूज 18 के लिए शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और अब खबर तो समझिए, टीका एक्सप्रेस का मकसद है ज्यादा से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन, और इसके लिए सरकार ने माइक्रो प्लान तैयार किया है। टीका एक्सप्रेस मोहल्ला या वार्ड के पास ही टीकाकरण की सुविधा उपलब्ध कराया गया। जिस तरह से लोग मतदान के लिए बूथ तक आते हैं, ऐसे ही कोरोना का टीका लेने के लिए लोग केंद्र तक पहुंचेंगे। 88 लाख से ज्यादा लोगों के वैक्सीनेशन का लक्ष्य तय किया गया है। 18 नगर निगम और 20 नगर परिषद के 1437 वार्ड के टीकाकरण के लिए टीका एक्सप्रेस कवर करेगी। मतलब 1437 शहरी वार्ड को कवर किया जाएगा। गाड़ियों की पूरी कमांड मेडिकल कॉलेज और सिविल सर्जन के पास होगी। इससे पहले वैक्सीनेशन वैन को भी गांव में भेजा गया है और गांव में भी लगातार टीकाकरण हो रहा है। बिहार में 1.25 लाख टीचरों की बहाली का रास्ता साफ हो गया। शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर, पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कुछ शर्तों के साथ बहाली प्रक्रिया शुरू करने की हरी झंडी दे दी है। पटना हाईकोर्ट के फैसले के बाद बिहार में 22 माह बाद शिक्षक बनने के इंतजार में बैठे 1.25 लाख अभ्यर्थियों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। कोर्ट ने नेशनल ब्लाइंड फेडरेशन और अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार को दिव्यांग उम्मीदवारों को आवेदन देने के लिए 15 दिनों की मोहलत देने की मांग भी मान ली है। दिव्यांगजनों का शिक्षक बहाली का मामला जो हाईकोर्ट में चल रहा था, आज उस मामले की सुनवाई हुई है तथा उस मामले का निष्पादन भी हुआ है। नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड की तरफ से जो भी प्रस्ताव दिया गया था, सरकार ने उसे मान लिया है। रोस्टर की गलती को भी माना गया है, जैसे कि सब्जेक्ट वाइज, कैटेगरी वाइज, यूनिट वाइज जो भी गलती है सब में सुधार किया जाएगा। फिर दिव्यांगजनों को मौका दिया जाएगा ताकि वो 15 दिन के अंदर अपने प्रेफरेंसेस को अप्लाई कर सके। उसके बाद मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगा। दरअसल राज्य में शिक्षकों की बहाली के लिए बीते साल प्रक्रिया शुरू की गई थी, लेकिन दिव्यांग उम्मीदवारों को 4% आरक्षण देने के मामले पर बहाली रुक गई थी। कोर्ट ने अब शिक्षक बहाली पर से रोक हटा ली है, जिसके बाद राज्य सरकार भी बहाली प्रक्रिया में जुट गई है। दिव्यांग की श्रेणी से अलग के लोग थे जिन्होंने आवेदन किया था, उनके तो वैलिड या वो कारगर रहेंगे ही, साथ ही दिव्यांग श्रेणी में भी जिन दिव्यांगों ने पहले आवेदन दिया था वो भी वैलिड रहेंगे। जो नहीं दे पाए थे, जो किसी कारणवश छूट गए थे, जो न्यायालय की इच्छा थी, उसका सम्मान करते हुए हम लोगों ने 15 दिन का समय न्यायालय के हिसाब से वो बढ़ाया है और ये सारी प्रक्रिया अब 15 दिन के लिए बढ़ जाएगी। हम लोगों के पास चॉइस भी, विकल्प भी यही दो था। मेरिट लिस्ट जारी होगा, उसके आधार पर ही शिक्षकों की बहाली होगी। कह सकते हैं हाईकोर्ट के इस फैसले से बिहार के लाखों अभ्यर्थियों को लॉकडाउन में बड़ी राहत मिली है। न्यूज 18 के लिए पटना से संवाददाता आनंद वर्मा के साथ रजनीश कुमार की रिपोर्ट। खबर तो समझिए, अब इस फैसले के बाद बहाली प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। राज्य सरकार ने दिव्यांग उम्मीदवारों की मांग मान ली है। आवेदन के लिए 15 दिनों की मोहलत देने की मांग मान ली गई है और अब इसके बाद 15 दिन के बाद मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। इसी के आधार पर शिक्षकों की बहाली की जाएगी। दिव्यांग उम्मीदवारों को 4% आरक्षण देने के मामले पर पिछले साल शुरू की गई 1.25 लाख शिक्षकों की बहाली रुक गई थी और सुनवाई पर फैसला आने तक कोर्ट ने 1.25 लाख प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति पर रोक लगा दी थी। आज पीएम मोदी ने 12वीं के छात्रों और उनके अभिभावकों से बात की। यह बातचीत पीएम मोदी ने शिक्षा मंत्रालय की एक बैठक में की। सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा रद्द होने के बाद शिक्षा मंत्रालय की एक बैठक में पीएम मोदी ने छात्रों और उनके अभिभावकों से बात की। मुक्त हो गई तो सर इस बैठक में पीएम मोदी के जुड़ने का पहले से कोई प्लान नहीं था। पीएम मोदी गुरुवार को अचानक काफी कम वक्त के लिए इस वर्चुअल बैठक में जुड़े और छात्रों के साथ अभिभावकों से उनके मुद्दों पर चर्चा की। अच्छा, आप सर सलामत तो पगड़ी 1000 तो बराबर है। परीक्षा रद्द होने के बाद 12वीं के मार्क्स देने का फॉर्मूला तय करना अभी भी बड़ी चुनौती है। इस चुनौती के बीच बताया जा रहा है कि बैठक में प्रधानमंत्री ने कुछ बच्चों से इस मसले को लेकर भी बात की और उन्होंने छात्रों से मार्किंग का तरीका भी पूछा। बता दें कि इस मामले में गुरुवार को
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को सीबीएसई 12वीं की मूल्यांकन नीति तय करने के लिए 2 हफ्ते का समय दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मूल्यांकन नीति तय करना भी परीक्षा रद्द करने जितना महत्वपूर्ण फैसला है। दरअसल 1 जून को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में 12वीं की परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया गया था। हालांकि परीक्षा रद्द होने के बाद सरकार के सामने छात्रों का मूल्यांकन यक्ष प्रश्न की तरह सामने आ गया, जिसके लिए लगातार मंथन चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और अब खबर तो समझिए, सरकार के फैसले से छात्रों का तनाव कम हुआ है। सेहत को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है। परीक्षा कैंसिल होने के बाद अब रिजल्ट को तैयार करना है। इस हालात में रिजल्ट तैयार करना एक कड़ी चुनौती भी है। लिहाजा पीएम लगातार लोगों से बातचीत के आधार पर एक सर्वमान्य फॉर्मूला तय करने में लगे हैं और जरूरी है कि उस फॉर्मूले को लेकर छात्रों को भी कॉन्फिडेंस में लिया जाए, छात्रों के मन में भी किसी तरह के भ्रम न रहे। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।